ओके। आज हम लोग गायनी का चैप्टर देखेंगे। ठीक है? और आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, हेडिंग डालेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ओवेरियन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज पीसीओएस। ठीक है, एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। और आज आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में भी ये बहुत ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। ठीक है ना। और इसको कई बार ये होता है कि नाम सुनते ही पेशेंट घबरा जाते हैं कि जो उनको पता चला कि अच्छा पीसीओडी हो गया है, तुरंत घबरा जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है ना। तो दो चीजें हैं सबसे पहले। तो एक तो है पीसीओडी। ठीक है ना। तो पीसीओडी कब कहा जाएगा और इसी बीमारी को पीसीओएस कब कहा जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ये जो बीमारी है इफ लिमिटेड टू ओवरी, ठीक है ना, कि अगर यह इसके जो सिम्टम्स हैं, इसकी जो बीमारी है केवल ओवरी तक ही सीमित है, ठीक ना, तब इसे पीसीओडी कहा जाएगा। लेकिन अगर ओवरी के अलावा कुछ और भी अदर सिस्टम इन्वॉल्व हो गए, अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, तो उसे पीसीओएस कहा जाता है। ठीक है ना। कि इफ ओवरी ओवरी के अलावा प्लस अदर अदर ऑर्गन्स, ठीक है ना, अदर ऑर्गन्स या साइट इन्वॉल्व हो जाए तो इस कंडीशन को इस कंडीशन को पीसीओएस कहा जाता है। यानी कि हम लोग जो बात करेंगे और हम लोग ओवरी के इन्वॉल्वमेंट की बात तो करेंगे ही, साथ साथ में कुछ और भी जो ऑर्गन्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे पीसीओएस कहा जाता है। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, ये होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन में लिखेंगे इट इज ओवेरियन एक्सप्रेशन, यानी कि ओवरी एक्सप्रेस करती। इट इज ओवेरियन एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो बीमारी है ये ओवेरियन एक्सप्रेशन की डिजीज है। ठीक है ना। इट इज ओवेरियन एक्सप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसको हाईलाइट करना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो एक्सप्रेशन होता है वो ओवरी रिप्रेजेंट करती है। यानी कि बहुत सारा मेटाबॉलिक इसमें डिस्टरबेंसेस देखने को मिलेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जैसे जब भी हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग कुछ खाए, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया तो उसको डाइजेस्ट किया गया, तो इसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है ना, कि कुछ ब्रेक किया जाता है और कुछ बनाया जाता है। सी से कैटाबॉलिक और ए से एनाबॉलिक, दोनों को मिला करके मेटाबॉलिक कहा जाता है। कि कुछ कुछ बन रहा है, ठीक है ना, जैसे कहीं पर कुछ बन रहा होता है तो कुछ तोड़ा भी जाता है। ठीक है ना, आप देखेंगे कई बार सड़कों को, घरों को तोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद बनाया भी जाता है। ठीक है ना। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला करके मेटाबॉलिक बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक इसमें डिस्टरबेंस होगा और उस मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस का एक्सप्रेशन की जिम्मेदारी ओवरी को दिया गया है कि तुम सिम्टम एक्सप्रेस करो। ठीक है ना। यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसका एक्सप्रेशन ओवरी के सिम्टम्स के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो इट इज ओवेरियन एक्सप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एक और पॉइंट लिखेंगे इसमें कि एसोसिएटेड विद, यूजुअली यूजुअली लिख लेंगे कि ज्यादातर देखा गया है, यूजुअली एसोसिएटेड विद, यानी कि आपको इसमें यह भी मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइपर एंड्रोजन। ठीक है ना। हाइपर एंड्रोजन मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी हम लोग यही समझने चल रहे हैं। हाइपर एंड्रोजन मिलेगा और हाइपर एंड्रोजन के साथ साथ यहाँ पे हाई हाई ईस्ट्रोजन मिलता है। ये पॉइंट सब पूछे गए हैं इसलिए हम लोग इसको डिफिनेशन में ही इसको हम लोग शामिल कर ले रहे हैं। ठीक है ना। हाइपर एंड्रोजन एंड हाई ईस्ट्रोजन, इसके साथ साथ विथ विथ हिरोशिटिज्म। हिरोशिटिज्म कहलाता है जो फेस पर हेयर्स होते हैं। ठीक है ना, इन फीमेल्स हिरोशिटिज्म, हिरोशिटिज्म एंड एक्ने। ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेशन हुआ कि पीसीओएस क्या है। तो अभी तक हम लोग ये बात की कि जो पीसीओएस है, ठीक ना, ये अगर ओवरी के अलावा कोई और भी ऑर्गन इन्वॉल्व है
तो इसे पीसीओएस कहा जाएगा। केवल ओवरी ही इन्वॉल्व है तो इसे पीसीओडी कहा जाएगा। और ये ओवेरियन एक्सप्रेशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ओवेरियन एक्सप्रेशन है जिसमें हाई एंड्रोजन और हाई एस्ट्रोजन विद हिस्टोडिज्म एंड एक्ने ये मिलेगा। ठीक है ना। आगे हम लोग चल रहे हैं। और तो ये बात हो गई कि जो पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक ना। अब हम लोग इसके काज पे चल रहे हैं कि क्या वजह है, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से ये बीमारी, ये काज होती है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे काज, इस बीमारी का वजह क्या है। ठीक ना। सबसे पहले पॉइंट यह क्लियर काज अभी तक, क्लियर वजह क्या है ये अननोन है। कि वजह क्या है क्लियर, ये अभी तक पता नहीं कि ये बीमारी क्यों होती। ठीक है। ये बीमारी क्यों होती है ये अभी तक पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हेरिडेटरी डिस्पोजिशन होता है, कि कुछ लोगों में खानदानी कारणों की वजह से होता है कि अगर उनके फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री मिल रही है, ठीक ना, तो उनको भी इस बात की पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि उनमें ओवरी में सिस्ट बन सकती है। पहला वजह ये हो गया। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कई बार स्टेटमेंट दिया जाता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात कही। ठीक है ना। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम। ठीक है ना। स्टेन और लिवेंथल ने पहली बार इसको बताया, इसीलिए उन्हीं के नाम पे स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। ठीक है ना। स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम, इन्हीं लोगों ने, इन दो लोगों ने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताया। तो इन्हीं के नाम पर पीसीओएस को स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी। अब हम लोग थोड़ी डीप चल रहे हैं। ठीक है ना। अभी तक तो सुपरफिशियल बात हो रही थी, आगे चले हम लोग। तो बताइए, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इसमें डीप की तरफ चल रहे हैं। ओके। कोई कुछ बताए। ठीक है। ओके। अब हम लोग कुछ, पहले हम लोग नॉर्मल बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे होता क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। होता ये है कि जैसे ये मान लीजिए कि ब्रेन, ठीक ना, तो ब्रेन में यहाँ पे ये बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ठीक है ना। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के आगे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है ना। और ये जो ग्लैंड है, ठीक ना, ये एफएसएच, हम लोगों को एफएसएच और एलएच की बात करनी है। ये एफएसएच हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन ऐसे नहीं रिलीज करता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक ना। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो यहाँ पे आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज कराता है। ठीक ना। ये बात ध्यान देंगे कि एफएसएच और एलएच एक ही सेल से रिलीज होता है, एक ही सेल से रिलीज होता है, जो अलग अलग टाइम पे कभी एफएसएच रिलीज करती है, कभी एलएच रिलीज करती है। ठीक ना। ये बात हो गई। अब होता क्या है कि ये जो एफएसएच है, ये एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ब्लड से होते हुए ये जाता है ओवरी के पास। ठीक ना। ब्लड से होते हुए ये जैसे ओवरी, ठीक है ना, ओवरी, ओवरी के पास जाता है एफएसएच। ठीक है। और यहाँ पे जा करके जो एफएसएच है, ये इसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, यानी ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट्स को कराता है। ठीक है ना। फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स को ये
ये हार्मोन, इसकी जिम्मेदारी है कि ये फॉलिकल्स को डेवलप कराए, ठीक ना। और फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स जब हो जाए, अब यहाँ से बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है और बहुत टेक्निकल शब्दों की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना। जैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ, तो फॉलिकुलर जब डेवलपमेंट हो जाता है तो इसी में से एक ऐसी फॉलिक्यूल होती है जिसे ग्रेफियन फॉलिक्यूल के रूप में कहा जाता है। एक फॉलिक्यूल जो मेच्योर होती है उसे ग्रेफियन फॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। ग्रेफियन फॉलिक्यूल, तो जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल है ये मेनली क्या रिलीज कराती है, इधर जो है ये यूट्रस है, ठीक है ना, यूट्रस। तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है ये मेनली ईस्ट्रोजन रिलीज कराती हैं, ये बहुत ध्यान से समझेंगे, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं ये मेनली ईस्ट्रोजन रिलीज कराती हैं। अभी हम लोग बीमारी पे नहीं आए, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर बीमारी भी नहीं समझ में आएगी, इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो ग्रेफियन फॉलिकल मेनली ईस्ट्रोजन रिलीज कराते हैं, जो एंड्रोजन में यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है इसमें आकर के प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक ना, प्रोलिफरेशन, ठीक है। याद करिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां हम लोग ये बात किए थे कि प्रोलिफरेशन कराता है ईस्ट्रोजन, ठीक ना। अब बिल्कुल थीका सेल से, ठीक ना, यहाँ पे थीका सेल से रिलीज होता है, यहाँ पे थीका सेल होती है, ठीक ना, बिल्कुल। तो थीका सेल यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि थीका सेल होती है, थीका सेल इसी का पार्ट होती है, ओवरी, बिल्कुल। थीका सेल यहाँ पे, थीका सेल ये ओवरी का ही पार्ट होता है और इसी के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल होती है। थीका सेल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीका सेल, थीका सेल, या इसी को एक और भी नाम हम लोग देंगे स्ट्रोमा सेल, स्ट्रोमा सेल, ठीक। अभी तक हम लोग बस ये बात किए हैं कि हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, ये एफएसएच को रिलीज कराता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज करा करके फॉलिकल्स को डेवलप कराती है, और उन्हीं फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल मैच्योर होती है जिसे ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं, और जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है ये एस्ट्रोजन रिलीज करती है, ठीक है ना। मेनली थीका सेल्स होती है वो रिलीज कराती है एस्ट्रोजन, ठीक है ना। और एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन कराता है। अब यहाँ से ये होता है, अब इस बात को समझेंगे कि यहाँ से फीडबैक जाता है, ठीक है ना। यहाँ से मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को, मैसेज जाता है, ठीक है ना, कि अब एस्ट्रोजन सफिशिएंट हो गया है। ये बस एस्ट्रोजन को पहचानता है कि एस्ट्रोजन सफिशिएंट हो गया है, ठीक है ना। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही यही बेस है पीसीओडी का, पीसीओडी या पीसीओएस का यही जो है बेस है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब एस्ट्रोजन सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है ना, तो इसको पल्साटाइल नेचर कहते हैं। पल्साटाइल जो सिग्नल जाता है उसका नाम है पल्साटाइल सिग्नल, क्योंकि ये एक जैसा नहीं होता है, जैसे जैसे पल्स चलती है कभी तेज कभी कम, वैसे ये भी होता है, ठीक है ना। तो कभी ज्यादा एस्ट्रोजन जाता है कभी कम। तो जब यहाँ पे एस्ट्रोजन सफिशिएंट हो गए, एस्ट्रोजन सफिशिएंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैसेज जाता है जीएनआरएच का, जो पल्साटाइल नेचर है, ठीक है ना, जो पल्साटाइल, इसको सिग्नल जाते हैं, पल्साटाइल सिग्नल्स, ठीक है ना, इसको सिग्नल भेजे जाते हैं, निगेटिव फीडबैक कहा जाता है। निगेटिव फीडबैक जाता है कि बस अब एफएसएच मत रिलीज करो, अब एफएसएच मत रिलीज कराओ, क्योंकि अब जो है फॉलिकल्स डेवलप हो गई हैं और ये फॉलिकल्स को नहीं पहचानता है। तो जीएनआरएच है ये फॉलिकल्स को नहीं पहचानता, बस एस्ट्रोजन को पहचानता है कि एस्ट्रोजन हुआ कि नहीं। एस्ट्रोजन हुआ तो एफएसएच को बंद करा देगा, ठीक है ना, और बंद करा करके फिर उसी सेल से अब कहेगा कि अब तुम एलएच रिलीज करो, एलएच, ठीक है ना। एफएसएच और एलएच एक ही सेल से रिलीज होता है, डिपेंड किस पर करता है, जीएनआरएच के सिग्नल पे। हम लोग शुरू शुरू में बात किए थे जब फिजियोलॉजी इसी में हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। तो जब बहुत ज्यादा यहाँ पे सिग्नल आता है तो एलएच रिलीज कर दिया जाता है, थोड़ा सा सिग्नल आ रहा है, ठीक है ना, जैसे दो बार कहा तो एफएसएच, लेकिन अभी बार बार एक ही सिग्नल भेज रहा है तो वही एलएच रिलीज करने लगती है वही सेल, ओके, ठीक है। फिर से हम लोग ये बात किए कि जीएनआरएच से, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी से
FSH रिलीज कराता है और FSH ओवरी पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है, जिससे ग्रेफियल फॉलिकल बनती है, वहां से एस्ट्रोजन रिलीज होता है और ये प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक ना। और जब एस्ट्रोजन सफिशिएंट हो जाता है तो हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक दिया जाता है कि अब FSH नहीं रिलीज कराओ, एस्ट्रोजन सफिशिएंट हो गया है, अब LH रिलीज कराओ, ठीक ना। तो अब यही अब LH रिलीज कराता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर? बताइए। LH रिलीज हो गया, ओके ठीक। तो LH रिलीज होता है तो इसको कहा था कि LH सर्ज, अब LH भी आएगा, ठीक ना। LH भी आता है, तो जब LH आता है तो ओवुलेशन कराता है, और जब ओवुलेशन होगा तो ये जो ओवम है, ठीक ना, ये ओवम ओवम रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक ना। ये ओवा है, ओवा रिलीज कर दिया जाएगा, इसे ओवुलेशन कहा जाएगा। ये नीचे जो है ओवा बनाए हैं, ठीक ना, ऐसे ये ओवा है, ठीक है ना, यानी कि ओवा रिलीज कर दिया गया। और ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, ठीक ना। ये जो है कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, और कार्पस ल्यूटियम सिक्रिएट करता है दोनों, एस्ट्रोजन भी प्रोजेस्टेरॉन भी, लेकिन मेनली मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है ये, कि अब जो है अब एस्ट्रोजन अब प्रोलिफरेट मत कराओ, प्रोलिफरेशन की जरूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं। अब हम का मतलब अब हम प्रोजेस्टेरॉन है, यानी कि जेस्टेशन को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक ना। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है मेनली, एस्ट्रोजन लो होता है लेकिन रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई, ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग बीमारी पे चल रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो बताइए। अब यही बीमारी भी है, हम लोग बीमारी पे अब चल रहे हैं, क्यों बताए? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं तो आगे अभी कंफ्यूजन होने लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? नो कंफ्यूजन या नो क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक। अब हम लोग बीमारी पे चल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, थैंक यू। अब बीमारी पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि बुक्स में आप देखेंगे बहुत इधर उधर सब लिखा गया है, तो उसमें कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है ना। ये पैथोलॉजी में भी है और गायनी का तो मेन टॉपिक है ही। अब होता ये है कि जो GnRH है, ठीक है ना, GnRH का यहीं से बीमारी शुरू होती है, इसको सिग्नल गड़बड़ मिलने लगते हैं, बीमारी यहीं से शुरू होती है। जो GnRH है, ये जो GnRH है, GnRH ये एबनॉर्मल स्टिमुलस भेजने लगता है, यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है, एबनॉर्मल स्टिमुलस भेजने लगता है। अब जब एबनॉर्मल स्टिमुलस भेजता है तो ये FSH को कम करा देता है और LH को ज्यादा रिलीज कराता है, ठीक ना। अब इससे ये होगा कि एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि हाई LH हो जाता है, हाई LH एंड लो लो FSH। ये कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हाई LH को रिलीज कराता है और FSH को कम कर देता है। अब जरा सोचिए, अब क्या होगा? अब जब FSH है ही नहीं, FSH का लेवल ही कम हो गया है, ठीक ना, तो FSH का लेवल यहाँ पे कम हो गया है, ठीक ना। तो फॉलिकल्स में यहाँ तक तो डेवलपमेंट किसी तरह से होता है, एक फॉलिकल्स मैच्योर ही नहीं होती, एक फॉलिकल्स मैच्योर ही नहीं होती, ठीक ना, कि तब तक LH आ जाता है, LH आ जाता है। और LH जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, अभी जैसे बोलते हैं कि अभी तो हम ग्रेफियन फॉलिकल बने ही नहीं है, अभी तो हम ग्रेफियन फॉलिकल बने ही नहीं है, अभी तो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, अभी तो हम लोग डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक ना। तो LH इतना ज्यादा हो गया है, LH कहता है कि ठीक है, अभी भले ही तुम लोग डेवलप कर रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि ओवुलेशन होगा, क्योंकि अब LH आ गया है। तो फॉलिकल जैसे कहती हो, कह रहे अभी तुम मेच्योर भी नहीं हुए हैं, अभी ओवुलेशन कैसे होगा, ठीक ना। तो ऐसे में ओवुलेशन फेल कर जाएगा, ओवुलेशन फेल कर जाता है, ठीक ना, ओवुलेशन फेल हो जाता है, तो ओवुलेशन होगा ही नहीं। और जब ओवुलेशन नहीं होगा, ठीक ना, तो ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा?
ये बताइए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पूछा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, डी, डी फॉर डिक्रीज, ठीक ना। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक ना। इसको याद रखेंगे कि क्योंकि ओवुलेशन फेल कर गया, ठीक है ना। इमेच्योर फॉलिकल्स होती हैं, इमेच्योर, यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखेंगे कि जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स, ठीक है ना। जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं ये फेल कर जाती हैं, फेल ओवुलेशन, यही इस बीमारी में होता है, ठीक है ना। पूछा गया कि एन ओवुलेटरी साइकिल चलती है, ठीक है ना। इसमें एन ओवुलेटरी साइकिल चलती है, फिर से जब एलएच ज्यादा रिलीज होगा तो एलएच का बस काम है यहाँ से ओवुलेशन कराना। तो बस ये आकर के कहता है कि चाहे जितना भी डेवलपमेंट हुआ है अब सब लोग ओवुलेशन कराओ, यानी कि तुम लोग ओवरी से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। तो फॉलिकल्स अभी जैसे बोलती हूँ कि अभी तो मैचुरेशन ही नहीं हुआ है, तो हम लोग कहाँ से ओवुलेशन करेंगे, तो ये फेल कर जाता है, ठीक है ना। यानी कि एन ओवुलेटरी साइकिल्स होगी, ठीक। और ऑन एन एबिलिटी होगी तो ये बनेगा ही नहीं, ये नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे इनफर्टिलिटी की कंप्लेन आपके पास आएगी, इनफर्टिलिटी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही नहीं होगा, और प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं होगा तो ये ओवरी ही नहीं आएगी, ओवा ही नहीं रिलीज होगा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कंप्लेन आती है कि ये इनफर्टिलिटी की कंप्लेन आती है इसमें, ठीक है ना। अभी और भी बात करेंगे हम लोग, यहाँ तक कोई बात, यहाँ तक क्लियर है। एक और पॉइंट हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल का देखने चल रहे हैं, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है। एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ग्रेफियन फॉलिकल पे हम लोग आ रहे हैं। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है ना, ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक है ना, ग्रेफियन फॉलिकल्स। अब इसमें ये होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या क्या रिलीज करती है, तो ग्रेफियन फॉलिकल्स रिलीज करती है, ग्रेफियन फॉलिकल्स ये रिलीज करती है, ये ये मेनली एस्ट्रोजन रिलीज करती है, मेनली एस्ट्रोजन रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। कितना, 95% मेनली, लेकिन ये कुछ और भी रिलीज करती है, कुछ और है, वो है टेस्टोस्टेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है। ये तो मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन फीमेल में कहा से रिलीज होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल से, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक ना। टेस्टोस्टेरॉन या इसी को एंड्रोजन कहा जाता है। तो एंड्रोजन कहाँ से रिलीज होते हैं, 5%, कहाँ से, ग्रेफियन फॉलिकल से, ठीक ना। ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एंड्रोजन। अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, दूसरे स्टेप पे हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक ना। एस्ट्रोजन, ठीक, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन मेनली रिलीज होता है, मेनली एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज होता है, ठीक है ना। और एक फिर से डायग्राम बना लेंगे हम लोग अलग से, ठीक है, सब इसी में हम लोग लिखेंगे तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। एक फिर से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इस बात को समझने के लिए इसी डायग्राम को फिर से, स्टेन ल्यूमेंथल सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अभी हम लोग बात किए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से, यहाँ से एलएच ज्यादा रिलीज हो रहा है, एलएच ज्यादा रिलीज हो रहा है और एफएसएच कम रिलीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि एफएसएच रिलीज ही नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि एफएसएच एकदम बंद हो गया है, अब एफएसएच नहीं रिलीज हो रहा, एफएसएच रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एलएच इसके कंपेरिजन में कम हो रहा है। इसको कहा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, एग्जाम में ऐसे ही आता है कि एलएच और एफएसएच ये जो रेशियो है, रेशियो, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इंक्रीज, यही दिया जाता है कि एलएच एफएसएच रेशियो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। जैसे एलएच हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, एफएसएच ये 1 टाइम रहेगा, ठीक है ना। कई बार तो 3 गुना हो जाता है, ये 1, एलएच ज्यादा बढ़ जाएगा, 3:1 का रेशियो, ठीक है ना।
तो एलएच ज्यादा रिलीज होता है लेकिन एफएचएफ कम रिलीज होता है, लेकिन रिलीज होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ओवरी, अब ओवरी पे हम लोग फिर से चल रहे हैं। ये जो है ओवरी, ठीक ना। ओवरी, यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, फॉलिकल्स एफएचएच आ रहा है लेकिन कम। ठीक ना। इमेच्योर फॉलिकल्स है अभी तो, अभी ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बनी है। ये ध्यान देंगे कि अभी पूरी मेच्योर फॉलिकल्स नहीं हुई है, क्योंकि मेच्योर फॉलिकल ही ग्रेफियन फॉलिकल कहलाती है। तो ये सभी इमेच्योर सेल होती हैं, इमेच्योर इमेच्योर फॉलिकल्स होती हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स। ठीक ना। इमेच्योर फॉलिकल्स है, ठीक है। इमेच्योर फॉलिकल्स हैं जो कि बनने की तैयारी में है, कि अब हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेंगे और यहाँ से ओवा को रिलीज करेंगे। ठीक ना। तो ये जो सभी फॉलिकल्स हैं, सभी फॉलिकल्स हैं, सभी फॉलिकल्स यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके एस्ट्रोजन रिलीज होता है सबसे, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल से मेनली होता है, ये ध्यान देंगे। ठीक ना। तो यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, यही एस्ट्रोजन रिलीज होगा। और क्या होगा, यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरॉन को एंड्रोजन लिखेंगे, एंड्रोजन लिखेंगे, एंड्रोजन लिखेंगे। अब क्या हुआ, अब एलएच आएगा। ठीक ना। एलएच ये बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग अब ओवुलेट करो, तुम लोग अब बाहर निकल जाओ यहाँ से, ओवरी से तुम लोग जाओ और वहां पे फेलोपियन ट्यूब में जाओ। ठीक ना। लेकिन ये मैच्योर ही नहीं हुई, तो मैच्योर नहीं है, तो यहाँ पे ओवुलेशन फेल करेगा। और जब ओवुलेशन फेल करता है, ओवुलेशन फेल, तो कार्पस ल्यूटियम तो नहीं बनेगी, कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी। लेकिन ये जो इमेच्योर सेल्स हैं, ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर के डिजेनरेट करने लगती हैं, यहाँ पे गांठ के रूप में मिलती हैं, सिस्ट के रूप में मिलती हैं। लेकिन सिस्ट के रूप में बनने से पहले, ठीक है ना, बनने से पहले जब एलएच का लेवल ज्यादा है, एलएच का लेवल ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टिमुलेट करता है, ज्यादा स्टिमुलस करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। एस्ट्रोजन का लेवल घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, इसमें एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल, ये अभी इस पे नहीं जाना है, ठीक है ना, अभी इधर ही। एस्ट्रोजन डिक्रीज, फॉलिकल्स बन रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये नहीं बन रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल सभी फॉलिकल्स रिलीज कर रही हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स का नंबर बढ़ गया है, ठीक है ना, इंक्रीज, इमेच्योर फॉलिकल्स का इंक्रीज। ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे कि जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, ये इमेच्योर फॉलिकल्स, इमेच्योर फॉलिकल्स इंक्रीज कर गई हैं, इमेच्योर फॉलिकल इंक्रीज कर गई हैं, तो ऐसे में एस्ट्रोजन भी इंक्रीज कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन इंक्रीज कर जाता है और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर जाता है। एंड्रोजन क्या होगा, एंड्रोजन, एंड्रोजन घटेगा कि बढ़ेगा, एंड्रोजन घटेगा कि बढ़ेगा। अभी तो 1 बजे है, अभी यहाँ से तो अभी आपको लगेगा कि रे तो ज्यादा नहीं रिलीज होगा, तो अभी दूसरा इसका एक और स्टेप है, तीसरा इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ से ज्यादा नहीं इंक्रीज होता है, क्योंकि फॉलिकल्स ज्यादा बनती नहीं है, ज्यादा बनती नहीं है, ठीक है ना। अब एंड्रोजन पे आ रहे हैं हम लोग, एंड्रोजन, इस कहानी को थोड़ा और हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़ा और क्लियर समझेंगे, जैसे आपको लगे कि ये बात थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि फॉलिकल्स बन नहीं रही है, फॉलिकल्स बन नहीं रही हैं, तो कैसे एस्ट्रोजन इतना बढ़ गया, एंड्रोजन कैसे इतना बढ़ गया। तो इस बात को एक और थियरी से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो है बढ़ता है, कैसे बढ़ता है वो हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा, थर्ड स्टेप, इस इस बीमारी का थर्ड स्टेप हम लोग देखने चल रहे हैं। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में ये होता है, थर्ड स्टेप इसी पार्ट को एक्सप्लेन करता है कि कैसे एस्ट्रोजन बढ़ जाता है और कैसे कैसे एंड्रोजन बढ़ जाते हैं, ठीक ना। तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है, मेटाबॉलिक डिजीज है, ठीक ना।
तो होता ये है कि जैसे जब भी हम लोग कुछ खाते हैं, भोजन हम लोग खाए, खाना पीना खाए, तो यहाँ से ग्लूकोज आता है खाने में, ठीक ना। ग्लूकोज ब्लड में आता है, ग्लूकोज ब्लड में आता है, ठीक ना। ग्लूकोज ब्लड में आता है। इस ग्लूकोज को सेंस करता है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज की बीटा सेल है, बीटा सेल है पेनक्रियाज की। और ये इंसुलिन रिलीज करती है, इंसुलिन, ये इंसुलिन आ गया, ठीक ना। इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक ना। और इंसुलिन जा करके ये सेल है, ठीक ना, ये बॉडी की सेल है, ठीक ना। इन सेल की खास बात होती है कि ये अपने से इंसुलिन नहीं ले सकती, अपने से ग्लूकोज नहीं उठा सकती। ये बात ध्यान रखेंगे कि बॉडी की जो सेल होती हैं, ये अपने से ग्लूकोज यहाँ पे भरा रहेगा, ग्लूकोज भरा रहेगा, लेकिन ये ले नहीं सकते, ठीक ना। जब इनको ग्लूकोज लेना रहेगा, ग्लूकोज इनको सेल को तो चाहिए ही, ठीक ना। ये सेल है, तो सेल के ऊपर यहाँ पे लगा रहता है इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसुलिन रिसेप्टर, इसको हाईलाइट करना है। ये है इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर होता है ये, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। होता क्या है कि जब भी ग्लूकोज आया ब्लड में, तो इंसुलिन रिलीज हो गया, और इंसुलिन जाता है, इंसुलिन गया कहाँ पे, इंसुलिन रिसेप्टर पे। इसको शॉर्टकट में IR हम लोग लिखेंगे, इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है ना। इंसुलिन रिसेप्टर पर जाता है और सेल से जैसे कहता है कि ग्लूकोज आ गया है, ग्लूकोज आ गया है, और सब लोग ग्लूकोज उठा लो, सब लोग ग्लूकोज ले लो, तुम लोग को भूख लगा होगा, सब लोग ग्लूकोज ले लो। नॉर्मली ऐसे ही होता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि ये जो है इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका वजह बताया गया है। मोस्टली ओबेसिटी होती है, लेकिन अभी तक क्लियर वजह नहीं पता है कि क्यों रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा वजह इसको इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि जो इंसुलिन रिसेप्टर है, ये रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट का मतलब इसे कहता है हम काम नहीं करेंगे, हम गुस्सा गए, हम काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन आएगा, इंसुलिन आएगा, इंसुलिन को लगेगा कि ये क्यों दरवाजा नहीं खोल रहा है, ठीक है ना। तो खूब ज्यादा इंसुलिन रिलीज करती है ये सेल, खूब ज्यादा इंसुलिन रिलीज करेंगी। इनको लगता है कि इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, दरवाजा बंद हो गया है, इंसुलिन 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 ही यहाँ पे खूब ज्यादा हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि ब्लड में क्या होगा, हाइपर इंसुलिनीमिया की हाइपो इंसुलिनीमिया, हाइपर या हाइपो इंसुलिनीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। यस, हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा बिल्कुल, लेकिन इंसुलिन, तो इससे ये देखिए ब्लड में इंसुलिन बढ़ गया। यस, ब्लड में इंसुलिन बढ़ गया, इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि हाइपर इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ बढ़ गया, इंसुलिन इमिया का मतलब ब्लड में, ठीक है ना। हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया, और इंसुलिन तो बढ़ा ही है, ग्लूकोज भी बढ़ गया है, ठीक है ना। ग्लूकोज बढ़ जाता है, सोचिए कि इन पेशेंट में डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी, डायबिटिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। आपको लगेगा अरे हम लोग को पीसीओडी पढ़ रहे थे, डायबिटीज पे कहाँ से आ गए। तो डायबिटीज से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, क्योंकि दूसरा, अब ये जो इंसुलिन, ये जो रिसेप्टर है रेजिस्टेंट हुआ है, इससे ग्लूकोज बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जा ही नहीं रहा, इंसुलिन ही नहीं काम कर रहा है वहां पे। तो इससे यहाँ पे लिखेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया होता है ये, हाइपर ग्लाइसीमिया। इसी को डायबिटीज भी कहा जाता है। ये जो है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो जाता है, ठीक है ना, टाइप 2 ये हो जाता है। अभी अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो आधा हिस्सा हुआ, तीसरे स्टेप का आधा हिस्सा हुआ कि इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो गए। अब क्या होता है, इंसुलिन खूब बढ़ा हुआ है, अब इंसुलिन कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पे काम नहीं करोगे, हम जा रहे हैं ओवरी पे, अब हम ओवरी पे जाकर के काम करेंगे, ठीक ना। तो ये इंसुलिन जो है ओवरी पे आकर के काम करने लगता है, ओवरी पे आकर के एक्ट करने लगता है। और ओवरी की, ठीक ना, ओवरी में जो थीका या स्ट्रोमा सेल, ठीक ना, इंसुलिन आकर के यहाँ काम करने लगता है, इंसुलिन यहाँ पे थीका सेल पे, थीका सेल, थीका सेल या स्ट्रोमा सेल,
थीका सेल या स्ट्रोमा सेल पे आकर के इंसुलिन एक्ट करने लगा। अब सोचिए यहाँ पे इंसुलिन आ गया, ठीक ना। तो इंसुलिन आ गया तो थीका सेल क्या रिलीज करती हैं? थीका सेल क्या रिलीज करती हैं, अभी हम लोग बात किए हैं। थीका सेल क्या रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरॉन की, टेस्टोस्टेरॉन की, कुछ और? एस्ट्रोजन, मेनली एस्ट्रोजन, ठीक ना। बिल्कुल एस्ट्रोजन। तो ये आकर के यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज कराने लगता है। बिल्कुल। इसको कहा जाता है कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। अब इसका नाम बदल जाता है कि अब ये आईजीएफ हो गया, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि अब ये जो है थीका सेल से एस्ट्रोजन रिलीज कराने लगता है। चलो सब लोग एस्ट्रोजन रिलीज करो, हाइपर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। तो मेन एस्ट्रोजन यहाँ से बढ़ता है और वहां से नहीं बढ़ता। एस्ट्रोजन तो बढ़ेगा ही और साथ में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, एंड्रोजन, ठीक है ना। हाइपर एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन खूब बढ़ जाएगा। यही वजह होता है कि फीमेल में मेल के जैसे सिम्टम आने लगते हैं, हेरोसिटिज्म आने लगता है, हेरोसिटिज्म। और जो एंड्रोजन है, ठीक है ना, ये हाइपर कीरेटोसिस भी कराता है। अभी हम लोग क्लिनिकल पिक्चर में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये एंड्रोजन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ये रिलीज कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस बात को हम लोग लिखेंगे कि इंसुलिन, इंसुलिन जो रिसेप्टर, ठीक ना, इंसुलिन रिसेप्टर बिकम्स रेजिस्टेंट, ठीक ना, ये रेजिस्टेंट हो जाता है। बिकम्स रेजिस्टेंट क्यों होता है आज तक नहीं पता है, ठीक है ना। ज्यादातर ये कहा गया है कि लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसे डायबिटीज टाइप 2 में जो वजह है खान पान, खान पान का मतलब बाहरी चीजें, जैसे चाइनीज फूड्स है, ठीक है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इस तरह की चीजें, यही यहाँ पर भी वजह दिया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पीसीओडी के केस में पेशेंट को मना किया जाता है कि बाहर का चीज बिल्कुल नहीं खाना है, ओबिसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि ओबिसिटी बढ़ेगी तो इस वजह से फैट आकर के जम जाता है, फैट जम जाता है, और फैट जम जाएगा तो ये जो है ये काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पेशेंट को कहा था कि चलिए ज्यादा पैदल चलिए। जैसे डायबिटीज के पेशेंट को जो एडवाइस दी जाती है वही वही यहाँ पर भी दिया जाता है, ठीक है ना, कि चलिए फिर ये लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, हरी साग सब्जियों को खाइए, जो अनर्गल बेहद वो जो बाहरी चीजें हैं वो सब नहीं खाइए, ठीक है ना। ये बात जो है इंसुलिन, ये इससे क्या होता है कि इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन एक्ट एज ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, ठीक ना, जिसे कहा जाता है IGF-1 कहा जाता है, IGF टाइप 1 होता है, ठीक ना। ये ग्रोथ फैक्टर कराता है ऑन ओवरी, ओवरी, ठीक ना। एंड रिलीज कराता है, रिलीज कराता है हाइपर, हाइपर एस्ट्रोजन, हाइपर एस्ट्रोजन हो गया एंड हाइपर एंड्रोजन, ठीक ना। तो ये बात हो गई कि हाइपर एस्ट्रोजन और हाइपर एंड्रोजन रिलीज हो गए, ठीक ना। ये इस कहानी का तीसरा पार्ट हुआ कि कहाँ से एंड्रोजन और एस्ट्रोजन रिलीज हो गए, ठीक ना। 3 स्टेप हुआ है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी एक और स्टेप है, 4 वजह बताए गए हैं मेनली, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लियर है कि कैसे इंसुलिन बढ़ गया? इसीलिए मेटफॉर्मिन, इसमें शुगर की दवाई चलाई जाती है, मेटफॉर्मिन चलाया जाता है, ठीक है ना, पीसीओएस के पेशेंट में, एलोपैथी में, क्लियर, ओके, ठीक है। और आगे चल रहे हैं हम लोग, इंसुलिन वाला, इंसुलिन वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, ओके। फिर से रिवाइज हम लोग कर ले रहे हैं। हम लोग ये बात की कि नॉर्मली क्या होता है, डायबिटीज हम लोग याद करिए, हम लोग पीएम में पढ़े थे टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज ये वो डायबिटीज होती है जो बच्चों में आजकल ज्यादा हो रही है। इंसुलिन बनता है, इंसुलिन की कमी नहीं है, कमी यहाँ पे है क्योंकि लाइफ स्टाइल खराब है, खराब लाइफ स्टाइल है, और जो फूड हैबिट है वो नहीं ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन के रिसेप्टर पर कुछ ऐसा जम जाता है, ज्यादातर देखा गया फैट जम जाता है, इस फैट की भी जांच कराएंगे पेशेंट को, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ये जो रिसेप्टर है इसमें फैट जम गया, ये काम ही नहीं करेगा, इंसुलिन आता है तो ये काम ही नहीं करने देता है कि हम ग्लूकोज नहीं जाने देंगे, सेल में ग्लूकोज नहीं जाएंगे, तो सेल में तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा ना, सेल के अंदर यहाँ पे
इनको तो हाइपो हाइपो या हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कहेंगे। ग्लाइसीमिया का मतलब तो ब्लड हो गया, यहाँ पे लो ग्लूकोज हो जाएगा। लो ग्लूकोज, वो तो भूखी है, तो ग्लूकोज जल्दी मिले, और ग्लूकोज आ भी रहा है, ग्लूकोज आ भी रहा है, ग्लूकोज आ भी रहा है, ठीक है ना। यस, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा, इंसुलिन भी इंक्रीज किया गया है। अब इसमें लीवर का भी रोल आ जाता है। लीवर ये करने लगता है, इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जैसे आपको लगेगा कि तो डायबिटीज चल रहा है जो हम लोग पढ़े थे, डायबिटीज ही है, बस वहां पे ये हम लोग नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। तो डायबिटीज का ही बिल्कुल ये है कि बस वही है। और एस्ट्रोजन यहाँ पे जो इंसुलिन है ओवरी पे काम करने लगता है, यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी तो सब ये वही है, डायबिटीज ही है, ठीक है ना। अब इसमें ये होता है कि लीवर को जब पता चलता है कि अरे सेल तो सब भूखी हुई है, सेल भूखी हुई है, सेल भूखी हुई है और ग्लूकोज बनाने लगता है, यहाँ से ग्लाइकोलिसिस होने लगती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। एक तो ग्लूकोज इसी बढ़ा है और ग्लूकोज बढ़ाने लगता है, लो ग्लूकोज और बढ़ो और बढ़ो। लेकिन सेल को लगता है कि अरे अभी अभी भी नहीं नहीं मिला है ग्लूकोज। ये बोलता है कि अच्छा अभी भी नहीं मिला है, रुको बॉडी से फैट को ब्रेक करेंगे, तो फैट को ब्रेक करता है, ठीक ना। याद करिए, बिल्कुल यही होता है, तो फैट ब्रेक होगा तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगी, ट्राइग्लिसराइड्स यहाँ से बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगी, हाई डेंसिटी लिपिड्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब बढ़ने लगता है इन पेशेंट्स में, बिल्कुल डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक ना। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक। यस, ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लगता है लीवर से, लीवर को लगता है कि यहाँ पे इंसुलिन, ये ग्लूकोज कम है सेल में। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ट्राइग्लिसराइड्स, यस, ट्राइग्लिसराइड्स बनाने लगता है, एचडीएल बनाने लगता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है लीवर, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक, आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला इस पार्ट पे, और फोर्थ, इस कहानी का अगला हिस्सा, फोर्थ, फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट, अगली बात, एक और वजह दिया गया है, एक और वजह दिया गया है, ठीक है ना। एक और वजह पे जाने से पहले ये पॉइंट क्लियर करके लिखेंगे, एग्जाम में दिया जाता है कि जो ये सेल है, सेल में, सेल में ये जो इनका रिसेप्टर, ठीक है ना, इंसुलिन रजिस्टर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या ओनली ओबीज फीमेल में ही हो सकता है या नॉन ओबीज में भी हो सकता है, ठीक है ना। ये पूछा गया है, तो इसको लिखेंगे, ठीक है ना, कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इंसुलिन, इंसुलिन रिसेप्टर, रिसेप्टर रेजिस्टेंट, ठीक ना, रेजिस्टेंस, ये हो सकता है दोनों, मतलब मे बी इन ओबीज फीमेल, ओबीज फीमेल में भी हो सकता है, और इन नॉन ओबीज, नॉन ओबीज का मतलब थिन पेशेंट में भी हो सकता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिए, थिन पेशेंट या ओबीज, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंसुलिन रेजिस्टेंस किस में डेवलप करता है, तो हम लोग सोचते हैं कि मोस्टली ओबीज लोगों में ही करेगा, ओबीज में भी तो करता है लेकिन ये नॉन ओबीज में भी ये डेवलप कर जाता है, ठीक ना। ये बात हो गई, यानी कि जो पीसीओएस है ये नॉन ओबीज फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस डेवलप कर जाए तो जो इंसुलिन है वह ग्रोथ फैक्टर का वर्क करने लगेगा, कि अब चलो ओवरी पे चल कर एस्ट्रोजन रिलीज कराएंगे, अब ये लोग ग्लूकोज नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये लोग ग्लूकोज नहीं जाने देंगे तो उधर से जाकर एस्ट्रोजन रिलीज कराने लगता है, ठीक है। ये बात हो गई। फोर्थ, फोर्थ एक और बात बताई गई है कि जैसे इन ओबीज फीमेल, ओबीज फीमेल में, इन ओबीज फीमेल, ओबीज फीमेल में ये होता है कि जो बॉडी की जो सेल है, ठीक है ना, बॉडी की सेल है ये फैट की सेल्स होती हैं, ठीक ना। फीमेल में जो फैट की सेल है, ठीक है ना, यहाँ से भी एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन रिलीज होता है,
ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है ना। याद है हम लोग बात किए थे कि E2 टाइप इस्ट्राडाईकोल टाइप रिलीज होता है, इस्ट्राडाईकोल टाइप रिलीज होता है, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन, ठीक है ना, प्यूबर्टी वाले चैप्टर में हम लोग बात किए थे कि ईस्ट्रोजन फैट सेल से भी रिलीज होता है, फैट सेल से भी रिलीज होता है, ठीक है ना। बॉडी की सेल से भी ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है ना। इसको एक कॉमन नेम दिया गया है, इसे लेप्टॉन भी कहा जाता है। लेप्टॉन दत्ता में लिखा गया है, दत्ता में, ठीक है ना। लेप्टॉन, लेप्टॉन भी कहा जाता है, हो सकता है कभी लेप्टॉन ऑप्शन में दे दिया जाए तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया कि मेनली हम लोग, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो वही है। अब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। अब ऐसी फीमेल जिनमें ओबेसिटी ज्यादा है, ओबेसिटी ज्यादा है। अब ओबेसिटी को मेजर किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स से, ये मेजरमेंट होता है नापने का, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक ना। तो बॉडी मास इंडेक्स ये एक यूनिट है, और इसको कहा जाता है कि अगर ये मोर देन 80 है, ठीक है ना, 80 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 कहा गया है, मोर देन 30, ठीक ना। और इसी में वेस्ट हिप रेशियो भी मेजर किया जाता है, वेस्ट हिप रेशियो भी मेजर किया जाता है, वेस्ट हिप रेशियो मेजर किया जाता है, ठीक ना। तो ये मोर देन 0.8 है। तो ऐसी फीमेल में देखा गया है कि यह ईस्ट्रोजन भी ज्यादा बढ़ गया। सोचिए ईस्ट्रोजन कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक तो ओवरी रिलीज कर रही है ज्यादा, ठीक ना, एक तो ओवरी ज्यादा रिलीज कर रही है, वहां से इंसुलिन आके रिलीज करवा रहा है, जो इमेच्योर फॉलिकल्स है वो भी थोड़ा थोड़ा ही रिलीज कर रही है, लेकिन रिलीज कर रही है। ये फैट सेल है, ये भी एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है। बॉडी पूरा पावर हाउस हो गया है एस्ट्रोजन का, ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन ही एस्ट्रोजन इसमें बढ़ गया है। इसमें ये होता है कि हाइपर हाइपर एस्ट्राडाई और हो जाएगा इससे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, हाइपर एस्ट्राडाई, ओबीज फीमेल में इस बीमारी को होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया फोर्थ। तो ओबीज फीमेल में भी बॉडी की जो फैट सेल, ठीक ना, जो फैट सेल ये भी रिलीज करती है एस्ट्रोजन, ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब अगली बात, ये फोर फोर वजह होते हैं, फोर वजह, ठीक है ना, फोर काज। अब हम लोग पूरी सारी बात को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। हम लोग ये बात किए हैं कि शुरू शुरू में आप बताइएगा, हम लोग ये बात किए हैं कि यहाँ से जीएनआरएच रिलीज हो, क्योंकि हम लोग अब क्लिनिकल फीचर पे चल रहे हैं, और अगर ये समझ में आ गया होगा तो क्लिनिकल फीचर भी समझ में आएगा, ठीक ना। जीएनआरएच रिलीज हुआ, जीएनआरएच यहाँ आकर के एलएच को ज्यादा रिलीज करा देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एलएच और एफएसएच का रेशियो क्या हो जाता है बताइए, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है कि एलएच और एफएसएच का रेशियो क्या हो जाएगा, तुरंत बताइए, तुरंत तुरंत, अभी तो पढ़े हम लोग, तुरंत तुरंत बताना है। इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना, ये जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक ना, बिल्कुल। यहाँ से एक और चीज होती है, इस बात को यही हम लोग समझेंगे, यहीं पे होता ये है कि ये जैसे एफएसएच रिलीज करने वाली सेल है और एलएच दोनों एक ही सेल से रिलीज होता है, यही बगल में प्रोलैक्टिन रिलीज करने वाली सेल होती है, प्रोलैक्टिन। तो कई बार जब जीएनआरएच बार बार जैसे यहाँ पे मैसेज भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है बार बार कह रहे तुम लोग रिलीज कराओ, तुम लोग एफएसएच नहीं रिलीज कर रहे हो, तुम लोग एलएच रिलीज करो, ये बार बार स्टिमुलस भेज रहा है, तो कई बार ये सेल स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है ना। और ये सेल जो है ये प्रोलैक्टिन बनाने लगती है, प्रोलैक्टिन। तो ऐसे में देखा गया है कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है, हाइपर प्रोलैक्टिन, हाइपर प्रोलैक्टिन कीमिया हो जाएगा, ये देखा गया कि ये दूसरी सेल स्टिमुलेट हो गई, यस, ठीक है ना। तो अब ये और भी ओवरी को जाकर के स्टॉप करा देता है कि नहीं अब ओवम मत बनाओ, इसका तो वर्क यही होता है प्रोलैक्टिन का, ये जाकर के स्टॉप कर देता है ओवरी को, नहीं अब फॉलिकल्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बनता ही प्रेगनेंसी के केस में है। ये कहता है कि नहीं अब क्या होगा, ओवुलेशन, अब प्रेगनेंसी हो गई है, इसको ये लगता है कि अब प्रेगनेंसी हो गई है और अब तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक ना, और बेबी को फीड कराने की तैयारी करो, अब ओवुलेशन क्या होगा करा करके। तो ऐसे ये भी एक वजह होता है,
ठीक है ना। एमिनोरिया काज कर देता है ये भी एक वजह होता है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोलैक्टिन हाइपर, हाइपर प्रोलैक्टिन टीमिया, ठीक है ना। ग्लूकोज लेवल बताइए, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यस, ठीक है ना। इंसुलिन, इंसुलिन को यहाँ पे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर कहा जाएगा। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 इंक्रीज करेगा कि घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। यस, एक और चीज पूछी जाती है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल, ये क्या होगा, ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल, एसएचबीएच का मतलब है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल, बाइंडिंग ग्लोब्यूल, इसको समझ लेते हैं हम लोग, ये बहुत पूछा जाता है। तो हुआ ये है, अभी तक जो बात हम लोग किए डिक्रीज, यस, तो हुआ ये है, इसको फिर से ध्यान से समझेंगे। ये जो सेल है, ठीक ना, ये जो सेल है ये इंसुलिन रेजिस्टेंट यहाँ पे हो गया, इसका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, तो इंसुलिन तो बढ़ गया है, इंसुलिन बढ़ गया है, इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये चला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे चला जाता है ओवरी पे, ये ओवरी पे चला गया, ओवरी पे जा करके ये वर्क करने लगता है, क्या चीज, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर की तरफ, ये अब ईस्ट्रोजन रिलीज कराता है। यहाँ तक अभी हम लोग बात किए हैं। ग्लोब्यूलिन कहाँ से बनता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहाँ से बनता है, अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है कोई बताएगा, ग्लोब्यूलिन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, ठीक ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे लीवर भी तो अफेक्ट हो रहा है, लीवर अफेक्ट हो रहा है, लीवर जैसे कि कहता हूँ, कह रहे हम ग्लूकोज बनवाने में व्यस्त हैं अभी, हम ग्लूकोज का व्यवस्था कर रहे हैं, हम जो है ग्लूकोज का व्यवस्था कर रहे हैं, और ग्लूकोज को व्यवस्था करने के चक्कर में, ठीक ना, ये जो ये मॉलिक्यूल बनाता है, इसका नाम है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल। इसको इसलिए नाम दिया गया है कि नॉर्मली जो फीमेल की बॉडी में जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन वो फ्री नहीं होता है, इसी के साथ जुड़ा रहता है, ब्लड में इसी के साथ जुड़ा रहता है, ठीक ना, इसी के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक ना। तो ये सब जांच होती है, ये सब जांच कराया जाता है, ठीक ना। तो इसमें ये होगा, ये जो ब्लू कलर से हम लोग बनाए हैं, ब्लू कलर से, यही जो है ये सेक्स हार्मोन, और ये कौन सा सेक्स हार्मोन है, ये ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन को जैसे ब्लड में जाने के लिए ये अपना सवारी इसको देता है, जगह देता है कि आओ हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम तुमको ब्लड में घुमाएंगे, हर जगह जहां पहुंचाना है पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग, बाइंडिंग ग्लोब्यूल, ठीक ना। ये नॉर्मली जो है, नॉर्मली ईस्ट्रोजन को लेकर के ये ब्लड में ट्रेवल कराता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि लीवर जो है, लीवर किसी और वर्क में व्यस्त है ग्लूकोज बनवाने के, तो ऐसे में जब आप जांच कराएंगे तो क्या, अब तो फ्री हो गया एस्ट्रोजन, तो फ्री एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहेगा कि घटा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जांच है ये, ब्लड लेवल, यस, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन को भी ले जाता है, और एंड्रोजन, मेन सेक्स हार्मोन तो एंड्रोजन ही है ना, मेन इंक्रीज, ठीक है ना, तो ये एंड्रोजन को भी लेकर के जाता है। तो ब्लड में यही सब जांच कराया जाता है, आप कभी देखेंगे रिपोर्ट, तो आपके पास रिपोर्ट आएगी, उसमें यही जांच कराया गया रहता है कि फ्री एंड्रोजन, फ्री एंड्रोजन ब्लड में बढ़ गया है, जबकि फ्री एंड्रोजन बढ़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तो फ्री हो गया, और जो फ्री हो गया वो लिमिट भूल गया, ठीक है ना, तो इसलिए उसको फ्री नहीं रहना है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि ये डिक्रीज कर जाता है, ये डिक्रीज कर गया, अब ये डिक्रीज किया तो फ्री एंड्रोजन क्या होगा,
फ्री एंड्रोजन इंक्रीज कर जाएगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये जांच कराई जाती है। फ्री एंड्रोजन लेवल जांच कराया जाता है। फ्री एंड्रोजन लेवल इंक्रीज कर जाएगा, तो किसी फीमेल में फ्री एंड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये बहुत केस बना के दिया जाता है, ये फीमेल में ये मिल रहा है विथ फ्री एंड्रोजन, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको लेके जाने वाला बाइंडिंग ग्लोब्यूल है ही नहीं, ठीक है ना, और यही नहीं, थायराइड के विषाक्त के लिए थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूल भी बनाता है, जो थायराइड है, इसीलिए इसमें थायराइड भी घट जाता है। थायराइड हार्मोन से जो थायराइड बनता है, थायराइड हार्मोन, ठीक है ना, उसके लिए भी बाइंडिंग ग्लोब्यूल चाहिए। थायराइड फ्री नहीं रहता है ब्लड में, फ्री नहीं रहता है, यही बाइंडिंग ग्लोब्यूल थायराइड को भी लेके जाती है। तो इन पेशेंट्स में थायराइड अगर पूछा जाए कि बढ़ जाएगा, यस, ठीक है। थायराइड का लेवल क्या होगा, थायराइड पर ऑक्सीडेज, टीपीओ बताइए, टीपी का पहले बताइए, थायराइड का, थायराइड का लेवल थायरॉक्सिन, टीपीओ के लेवल पे नहीं इफेक्ट पड़ता है, इस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को नहीं इफेक्ट करता है, ये ग्लोब्यूल जो अफेक्ट करता है, जो बना हुआ एकदम हार्मोन है उसको लेकर के जाने का काम करती है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि थायराइड हार्मोन पर भी इसका इफेक्ट आता है कि नहीं आता है, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। थायराइड टीपीओ पे नहीं, वो तो थायराइड के अंदर है ना टीपीओ, उस पे नहीं अंदर अंदर आता है, यहाँ पे ब्लड में ग्लोब्यूल, कैसे ये हो गया कि थायराइड बन करके आया, थायराइड बन करके आया, वो कहता है कि हमको ब्लड में चलने नहीं आता है, हम जा नहीं पाएंगे, हम ब्लड में जा नहीं पाएंगे, तो ये बाइंडिंग ग्लोब्यूल होती है, कहता है अरे तुमको जाने की जरूरत ही क्या है, हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम घुमाएंगे तुमको ब्लड में चारों तरफ, ठीक है ना। यस यस, बीजी डिक्रीज, ओके। लीवर से बनता ही नहीं है, सिंपली ये बात है, ये लीवर से बनता ही नहीं है, नो फंक्शन, बनता ही नहीं है, लीवर ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। अब फ्री एंड्रोजन बढ़ गए, और यहाँ पे थायराइड, थायराइड क्या होगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, थायराइड, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है, आप पीसीओडी के पेशेंट में देखेंगे, लोग बताएंगे कि ऐसा थायराइड जो है क्या है, बढ़ गया है कि घट गया है, थायराइड को ले जाने वाला है नहीं कोई, तो थायराइड तो डूब जाएगा ना इसी में ब्लड, और डूब गया तो खत्म हो गया, टीएसएच इंक्रीज होगा लेकिन थायराइड घट जाएगा, टीएसएच इंक्रीज होगा, ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर के हाइपोथायराइडिज्म होगा, हाइपोथायराइडिज्म। और सोचिए कि एक बीमारी कहां से कहां पर पहुंच रही है, इसीलिए इसको कहा गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है ना। थायराइड भी घटने लगा, क्यों, क्योंकि ये बाइंडिंग ग्लोब्यूल घटने लगी, बाइंडिंग ग्लोब्यूल घट रही है, ये बाइंडिंग ग्लोब्यूल घटेंगे तो थायराइड को कौन लेकर के घुमाएगा, इधर उधर कौन ब्लड में लेके जाएगा, तो थायराइड घटने लगता है, थायराइड घटेगा, फ्री एंड्रोजन ये सब बढ़ जाएंगे, और ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल, ठीक है ना, ये सब सब घट जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, अब हम लोग क्लिनिकल पिक्चर पे चल रहे हैं, यहाँ तक क्लियर, बताइए हम लोग आगे चलें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक, आगे चल रहे हैं हम लोग, क्लिनिकल फीचर, बिल्कुल, क्लिनिकल फीचर लिखेंगे, क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में आपको ये लिखना है, सबसे पहला दैट इज ओलिगोमिनोरिया, पहला ओलिगोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया में आपको ये बताना है, ठीक ना, पहला ऑप्शन है कि जो वॉल्यूम है फ्लो का, वॉल्यूम है फ्लो का, ये घट जाता है, या नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज कर जाती हैं, क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, इन दोनों में से बताइए, कि जो वॉल्यूम है फ्लो का, ठीक है ना, वो कम हो जाएगा, यानी कि सेंटीमेंट, या नंबर ऑफ साइकिल घट जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज, ठीक है ना, यस, नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज कर जाती है, तो इस फीमेल में कंप्लेन ये रहती है कि डॉक्टर साहब लेस देन 8 मेंसेज हो गए हैं, लेस देन 8 मेंसेज इन 1 ईयर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। केवल 8 से कम मेंसेस हो रहे हैं साल भर में, जबकि नॉर्मली कितना होना चाहिए साल भर में? 12, 13 होना चाहिए। 13 क्योंकि 28 डेज की साइकिल है एवरेज, ठीक ना। तो ये जो है 12 तो ऐसे ही हो गया 12 मंथ, तो 13 साइकिल होनी चाहिए 1 ईयर में, ठीक ना। तो किसी किसी में थोड़ा घट भी जाता है 10, 11, 12, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 8 से कम है तो यस, तो 8 से कम है तो इसका मतलब कि ओलिगोमेनोरिया है, ठीक ना। और जो साइकिल चलती है मेल से इसमें एन ओवुलेटरी साइकिल होगी, एन ओवुलेटरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवम ही नहीं रिलीज होंगे क्योंकि ओवम मेच्योर ही नहीं हुए हैं, और ओवम मेच्योर नहीं हुए हैं तो एन ओवुलेटरी साइकिल चलती है, ये पूछा गया है। एन ओवुलेटरी साइकिल चलती है और एक ही नहीं रिलीज होगा तो इनफर्टिलिटी होगी, ठीक ना। तो इनफर्टिलिटी की परेशानी ये आती है, इनफर्टिलिटी, क्योंकि एक ही नहीं रिलीज हो रहा, अब एक नहीं रिलीज होगा तो फिर फर्टिलिटी भी नहीं होगी, ठीक ना। तो इनफर्टिलिटी की परेशानी। दूसरी बात, दूसरा क्लिनिकल फीचर, एंड्रोजन बढ़ने की वजह से हाइपर एंड्रोजन, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा, हाइपर एंड्रोजन की वजह से, हाइपर एंड्रोजन हो गया है, ठीक ना। अब हाइपर एंड्रोजन हो गया है तो फीमेल में मेल के जैसे सिम्टम आते हैं, यस, हिरुशिटिज्म, ठीक ना, हिरुशिटिज्म, ठीक ना, हिरुशिटिज्म यानी कि फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगेगा, फेशियल, फेस पे हेयर्स आने लगते हैं। और इसके साथ साथ एकने होने लगते हैं, एकने, एकने के पीछे वजह ये होता है, एकने वल्गैरिस हो सकते हैं, वल्गैरिस का मतलब वल्गर, वल्गर का मतलब इतना ज्यादा कि चेहरा खराब कर दे, चेहरा खराब हो सकता है। लोग बोलते हैं कि हमारा चेहरा एकदम बहुत बड़े बड़े एकने निकले हैं, एकदम खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया, ठीक है ना। एकने वल्गैरिस होता क्या है इसमें, कि जैसे मान लीजिए ये ये ग्लैंड है, ठीक है ना, जो सीबम प्रोड्यूस करती है, सीबम प्रोड्यूस करने वाली ये ग्लैंड है, एक और हम लोग बनाएंगे, इसका ट्यूब हम लोग दिखाएंगे। ये सीबम ग्लैंड, सीबम जो प्रोड्यूस करती है, सीबम, ठीक है ना, सीबम फॉर्मेशन यहाँ से होता है, सीबम फॉर्मेशन ग्लैंड है। अब हाई एंड्रोजन की वजह से, हाई एंड्रोजन की वजह से, हाई एंड्रोजन की वजह से हाइपर क्रिएटिन बनने लगते हैं, हाइपर किरेटोसिस होने लगता है। और जब हाइपर किरेटोसिस होता है तो ये ब्लॉक हो जाता है, इसकी ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, ठीक ना, ये ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक ओपनिंग, ब्लॉक ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ डक्ट। और जो ओपनिंग ब्लॉक हो गई तो फिर ये पूरा बढ़ने लगता है, पूरा एकदम बड़ा बड़ा सा एकदम, इसी में सीबम भरा रहता है। पेशेंट की कंप्लेन है कि जब इसको डॉक्टर साहब देखने को दबाते हैं ना तो उसके कुछ पीला पीला से निकलता है, क्योंकि सीबम भरा रहता है इसमें, ठीक ना। तो एक्ने वल्गैरिस होते हैं, एक्ने वल्गैरिस, हिरुशिटिज्म, ठीक ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, एकेंथोसिस, ये भी पूछा गया है, एकेंथोसिस, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस ना, नाइग्रिकेंस इसी की वजह से होता है, ठीक है। अभी उसमें देखिए ग्रुप में एक फोटो भेजे हैं, उसमें फेस पे हेयर्स भी दिख रहे हैं और एकने भी दिख रहा है, एकने लेकिन उसमें कम है। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस ये होता है, यस, एक्सिलरी रीजन पर भी हो सकता है, उसमें भी देखिए इसका भी फोटो भेजे हैं। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस का मतलब कई बार यहाँ पे गर्दन पे ब्लैक हो जाता है, ऐसे ब्लैक हो जाता है, ब्लैक, ठीक है ना, यहाँ पे भी ब्लैक होने लगता है, ब्लैक, ये जो पॉइंट है उसमें देखिए फोटो में दिख रहा है, ठीक है ना। एक्सिलरी, ये एरिया में, एक्सिलरी यहाँ पे ब्लैक होने लगता है, ये जो एक्सिलरी एरिया है, ठीक है ना, ये ब्लैक होने लगता है, इसी को एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहा जाता है। वजह इसका हाइपर एंड्रोजन, ठीक है ना। तो उसमें फोटो में देखिए आप दिखता है, गर्दन पर भी दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी दिख रहा है, एक्सिलरी एरिया में भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसको एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस करते हैं और वजह इसका यही है। तीसरा क्लिनिकल फीचर, डायबिटीज,
डायबिटीज हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही जाए। डायबिटीज हो सकता है। फोर्थ, लो टीएसएच यानी कि लो थायराइड हो सकता है, लो थायराइड हो सकता है, ठीक है ना। ये वजह, ये मेन क्लिनिकल फीचर होते हैं। अगला, अगला लिखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इसको मिस डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोसिस, ठीक है ना, तो लिखेंगे डायग्नोसिस। क्या है डायग्नोसिस? डायग्नोसिस में लिखना है रोटर रोटर ड्रम क्राइटेरिया। रोटर ड्रम क्राइटेरिया ये 2003 में दिया गया। रोटर ड्रम ने ये कहा कि अगर आपको पीसीओडी डायग्नोज करना है तो सबसे पहले तीन चीजों को इन्होंने कहा, ठीक ना, कि तीन चीजों को इन्होंने बताया, ठीक ना। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या तीन चीजें हैं। इन तीन में से कोई भी दो अगर प्रेजेंट है, एनी टू अगर प्रेजेंट है, तो आप डायग्नोसिस बनाएंगे पीसीओएस का। पहला पहला इन्होंने कहा आप यूएसजी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड। अब कोई कहे कि कौन सा अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है ना, पर एब्डोमेन कराएंगे या पर एब्डोमेन या ट्रांसवेजाइनल, दोनों करा सकते हैं। पहला, तो इसमें इन्होंने ये कहा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्होंने ये कहा कि जैसे ओवरी, ओवरी में इमेच्योर फॉलिकल्स दिखेंगे आपको। इमेच्योर फॉलिकल्स ये जो है, ये इनका डेवलपमेंट तो हो नहीं पाया। यस, तो डेवलपमेंट जब हो नहीं पाया तो सिस्ट के रूप में पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया, ओवुलेशन भी नहीं हो पाया, तो ये बस ऐसे पड़ी रहती हैं यहाँ पे, और पड़ी पड़ी यहाँ पे धीरे धीरे फाइब्रोसिस होता है और ये सिस्ट बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, सिस्ट ये बन जाती हैं, सिस्ट, ठीक है ना, पड़े पड़े वहां पे सिस्ट बन जाती हैं। तो रोटेंडर ने ये कहा कि एक या दो या तीन या चार सिस्ट अगर किसी फीमेल की ओवरी में प्रेजेंट है तो आप उसे पीसीओएस में नहीं काउंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देखेंगे अक्सर गांव के तरफ के पेशेंट जरा सा सुने नहीं कि अच्छा 5 सिस्ट है, 5 सिस्ट है, एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि पीसीओडी हो गया है, ठीक है ना। 5 सिस्ट तक, 5 सिस्ट नहीं, पहले तो 10 ही था, इसमें 10 इसमें बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। इस क्राइटेरिया में ये कहा कि मोर देन 12 सिस्ट होनी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर इसको मिस डायग्नोस किया जाता है, ठीक ना। और मिस डायग्नोस का मतलब कि पेशेंट ही डर जाते हैं, डॉक्टर से पूछते भी नहीं, तो डॉक्टर अननेसेसरी क्यों एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। उन्होंने खुद ही रिपोर्ट देखा, अच्छा 5 6 7 8 सिस्ट है, 8 सिस्ट, अरे 8 सिस्ट है, एकदम घबरा गए, एकदम हाथ पैर एकदम फूलने लगते हैं, अरे इतना ज्यादा सिस्ट बन गया है, ठीक है ना, जबकि वो तो कुछ है ही नहीं, जबकि उसको तो डायग्नोस ही नहीं करना है, ठीक है ना। मोर देन 12 सिस्ट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो सिस्ट का साइज होनी चाहिए, सिस्ट का जो साइज होनी चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिस्ट, वॉल्यूम ऑफ सिस्ट 2 से लेकर के 9 मिलीमीटर तक के बीच का होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मोर देन 12 सिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, मोर देन 12 सिस्ट और 2 से 9। और वॉल्यूम जो है ओवरी का, पहले नॉर्मल वॉल्यूम तो हम लोग देख लें। नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है ओवरी का 10 मीटर क्यूब होता है, 10 मीटर क्यूब होता है। तो जब इतनी सिस्ट होगी तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मोर देन 10 मीटर क्यूब से ओवरी की साइज बढ़ जाएगी। ओवरी की नॉर्मल साइज होती है 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में लिखे हैं, मिलीमीटर नहीं, ठीक है ना। ये नॉर्मल साइज होता है, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस, ये नॉर्मल है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, रिपोर्ट में दिखाएंगे लोग तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल साइज क्या है, नॉर्मल साइज क्या है ओवरी का, नॉर्मल वॉल्यूम क्या है ओवरी का, उससे ज्यादा बना है। जो पहला क्राइटेरिया इन्होंने कहा कि जब 12 से ज्यादा, पहले 10 ही था, क्या चीज, क्या चीज,
मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इसमें यही है, ओलिगोमिनेरिया, ओलिगो, ठीक है ना, ओलिगो, ओलिगोमिनोरिया या एमिनोरिया, मेंसेस भी आने बंद हो जाते हैं धीरे धीरे, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना, ओलिगो या एमिनोरिया। ठीक, पहला पॉइंट यूएसजी, यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत ध्यान देंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मिस डायग्नोस होता है, लोग घबरा जाते हैं पता नहीं क्यों सुन करके पीसीओएस, जबकि फीमेल की लाइफ में सिस्ट बनती रहती, बनती बिगड़ती ठीक होती रहती, ठीक ना, और इसमें केवल लाइफ स्टाइल इंप्रूव कराना है, अगर 5 से 7 8 तक सिस्ट बन गई है तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, जो लाइफ स्टाइल इंप्रूव कराएगी, ठीक ना, ये इसके मैनेजमेंट में कहा गया है, ठीक ना, कि इतना अगर है तो आपको दवाई नहीं देंगे, क्या चीज, आपको क्वेश्चन पीछे चला गया है, इससे भेज दीजिए। 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, नॉर्मल वॉल्यूम ओवरी का, नॉर्मल वॉल्यूम ओवरी का जो है वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही नापे जाते हैं, ठीक ना, तो ये बीमारी है तो इसका बढ़ जाएगा मोर देन 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब पता चला कि 16 मीटर क्यूब लिख के आया, 10 मीटर क्यूब आया, 25 मीटर क्यूब, इस तरह से आ सकता है, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है बात? अगला पॉइंट, दूसरा, दूसरा है क्लिनिकल, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अभी वही जो हम लोग बात किए, जैसे ओलिगोमिनोरिया है या एमिनोरिया है, ठीक ना, और हिरुसिटिज्म है, हिरुसिटिज्म है, ठीक ना, एक्ने है, या एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है, एएन, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस लिखें शॉर्टकट में, एएन, एएन का मतलब एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ठीक ना। अगला पॉइंट यहाँ पे फोर्थ, एक और यहाँ पे लिखना है पॉइंट, पूछा जाता है कि यूएसजी जब कराया जाता है ना, तो ऐसे ऐसे सिस्ट दिखती हैं 10-12 तो दिखेंगी, 12 से ज्यादा दिखेंगी तभी, तो 12 से ज्यादा सिस्ट है तो ये जैसे लगता है कि मोती की माला रखा गया है ओवरी में, ठीक है ना, तो कहा जाता है पर्ल ऑफ नेकलेस अपीयरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पर्ल ऑफ नेकलेस अपीयरेंस, यूएसजी में मिलता है, पर्ल ऑफ नेकलेस अपीयरेंस, पर्ल ऑफ नेकलेस अपीयरेंस, ठीक ना, ये मिलता है, और वहां पे, यहाँ पे ये ओवुलेटरी डिसफंक्शन, ओवरी डिसफंक्शन, ओवरी दिया गया है, ओवरी डिसफंक्शन, कि ओवरी सही से वर्क नहीं कर रही है, जो हार्मोन के लेवल है वो बढ़े हुए हैं, जैसे आप इसमें ये करा सकते हैं, जैसे आपने जांच कराया फ्री, फ्री एंड्रोजन का आप जांच करा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन का ये हो गया, आप ईस्ट्रोजन लेवल जांच करा सकते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल जांच करा सकते हैं, इस तरह के जो हार्मोन है टीएसएच, ये सब जांच करा सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक ना, ग्लूकोज, इसकी जांच कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल भी इम्बैलेंस मिलता है, लिपिड प्रोफाइल, ठीक ना, लिपिड का यहाँ लिखेंगे किनारे, लिपिड वाले में, लिपिड प्रोफाइल में ये इसमें जो है एचडीएल बढ़ जाएगा, एचडीएल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना, ट्राइग्लिसराइड्स ये भी नहीं, एचडीएल तो हाई होना चाहिए, लो हो जाएगा, ये लो हो जाता है, ये इसमें मिलता है, ठीक ना, एचडीएल लो मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक ना, ये सब आपको मिलेगा इसमें, तो इस क्राइटेरिया में यही कहा गया है, यस, इस क्राइटेरिया में यही कहा गया है कि इस तीन में से कोई भी दो मिल रहा है, इन तीन में से, इन तीन में से नहीं, ये क्लिनिकल, यूएसजी और ओवरी, इन तीन में से कोई भी दो मिल रहा है तो आप पीसीओएस का आप इसमें क्राइटेरिया आप डायग्नोसिस बनाएंगे, मैनेजमेंट लिखेंगे, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये है कि अगर हल्की फुल्की, ठीक ना, मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखेंगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अगर मोर देन 8 साइकिल आ रही है तो कोई इलाज की जरूरत नहीं, नो ट्रीटमेंट, कोई इलाज की जरूरत नहीं है, डाइट को कंट्रोल कराइए, डाइटरी रेगुलेशन,
ठीक ना। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पेशेंट को कहा जाता है कि वजन कम करिए, वेट रिड्यूस करिए, ठीक ना, क्योंकि वेट से भी वहां से भी स्टोजन आ रहा है। तो पेशेंट को कहिए कि चलिए फिरिए, वॉकिंग करिए, दवाई नहीं खाना है। अगर 4 5 6 7 8 8 10 तक सिस्ट दिख रही है तो भी कोई दवाई की जरूरत नहीं है, केवल लाइफ स्टाइल इंप्रूव कराइए। डाइटरी यानी कि हरी साग सब्जियों को ज्यादा खाएं, ठीक ना, ये इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, हरी साग सब्जी ज्यादा खाना है, ठीक ना। नो फास्ट फूड, फास्ट फूड चाइनीज फूड ये सब बिल्कुल बिल्कुल बंद, ठीक ना। ये सब इसमें मैनेजमेंट होता है। अगर उससे भी ज्यादा है, ठीक ना, तो फिर वहां पे दवाई चलती है, दवाई हार्मोन की ही चलती है, हार्मोनल दवाएं ही चलती है, क्योंकि हार्मोन इम्बेलेंस है अगर इससे कम साइकिल आ रही हो तो, ठीक ना। तो इसमें मैनेजमेंट होता है। और शुगर की भी दवाई चलाई जाती है, मेटफॉर्मिन भी चलाई जाती है, ठीक है ना, मेटफॉर्मिन, ठीक। तो ये इसका मैनेजमेंट होता है। ये ध्यान रखेंगे कि न खुद घबराना है न पेशेंट को भी घबराना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है, ठीक है ना। आसपास के लोगों में भी आपको, जैसे रिलेटिव्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ठीक। तो फाइनली इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, अब इसके आगे की बात अगली क्लास में होगी, ठीक है। थैंक यू।